सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमने स्टार्ट किए हुए, जिसमें से दो सोर्सेज हमने कल डिस्कस किए थे, फॉसिल फ्यूल्स और न्यूक्लियर फ्यूल्स। ये नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो कंज्यूम हो रहे हैं और इनकी प्रोडक्शन पीछे नहीं हो रही। हमारे पास ऐसे एनर्जी सोर्सेज भी हैं कि जो हम कंज्यूम करें भी तो उसके साथ साथ डेली हमें उसी अमाउंट में वो एनर्जी मिल जाती है। ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज को हम रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं। जो एनर्जी रिसोर्सेज रीन्यू होने के काबिल हैं, दैट आर कॉल्ड एज रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। दो मेन सोर्सेज हैं, सनलाइट एंड वाटर पावर। सनलाइट, लाइट एनर्जी उसके अंदर भी है और हीट एनर्जी भी है। अगर हम सन से ये लाइट और हीट एनर्जी लें तो ये भी हमें डेली मिल सकती है। इसके यूज़ करने पे ऐसा नहीं है कि हम यूज़ करते जाएं और पीछे सोर्स से ये एनर्जी कम होती जाए। एंड वाटर पावर, और जो पानी के अंदर पावर है उसको भी हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। पानी हम जो यूटिलाइज़ करते हैं उसको कोई बॉयल नहीं कर रहे, जस्ट वो फ्लो करता हुआ हम उसको यूज़ कर लेते हैं और आगे भी वो फ्लो करता रहता है। उसके अंदर जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है उसको यूज़ करके हम डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन स्टिल जो फ्लो कर रहा था वाटर वो फ्लो करता रहता है और उसकी क्वांटिटी भी कम नहीं होती। सनलाइट एंड वाटर पावर आर द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। दे विल नॉट रन आउट लाइक कोल, ऑयल एंड गैस। ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं जिनको प्रोड्यूस कराने के लिए, उन फ्यूल्स की तरह ये ख़त्म नहीं होने वाले, ये इसी तरह चल रहे हैं। और अल्लाह ताला ने ये निज़ाम ही ऐसा रखा है कि एक सबसे बड़ा सोर्स हमें दे दी है और उस सोर्स से, उस एनर्जी सोर्स से आगे और सोर्सेज भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। और हम अगर इसी मेन सोर्स से यूटिलाइज़ करना शुरू कर दें तो हमें इसके एंड होने का कोई डर नहीं है कि ये एंड हो जाएगा और हमारे पास एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसी में से फर्स्ट सोर्स हम डिस्कस करते हैं, एनर्जी फ्रॉम वाटर। जो वाटर के अंदर एनर्जी है वो वाटर फ्लो करता ही है, हाई ऑल्टीट्यूड से लो ऑल्टीट्यूड की तरफ वाटर फ्लो कर रहा है। हम उसकी फ़्लो करने की वजह से, उसकी मोशन की वजह से जो उसमें एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, उसको अगर यूटिलाइज़ कर लें, उसकी मोशन से हम कोई आगे से टरबाइन चला लें, कोई फ़ैन चला लें कि पानी जो है, जैसे ये एक डैम में पानी स्टोर हुआ हुआ है, इसके स्पिल वेज से, इसके डोज से पानी बाहर निकल रहा है, हाई स्पीड के साथ निकल रहा है, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो चुकी है। यहाँ पे इस जगह पे अगर हम टरबाइन लगा दें, कोई फ़ैन लगाएं जो रोटेट करे, तो अगर हमें रोटेशनल मोशन मिल जाए तो हमें अपनी बहुत सारी चीज़ों में रोटेशनल मोशन ही चाहिए होती है। हमें जितनी एनर्जीज़ चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी में भी हमें रोटेशनल मोशन चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कराने के लिए भी हमें रोटेशनल मोशन चाहिए। अगर हम रोटेशनल मोशन किसी भी सोर्स से गेन कर लें, अगर हम फॉसिल फ्यूल भी बर्न करते हैं तो वो बर्निंग के बाद हम उसमें जो स्टीम जनरेट कराते हैं, स्टीम से हम आगे टरबाइन रन कराते हैं, टरबाइन को रोटेट कराते हैं, तो वो रोटेशन हम विदाउट बर्निंग पानी फ्लो कर रहा है उसकी मोशन की वजह से आगे रोटेशनल मोशन ले लें तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन पानी जो है वो फ्लो करता रहेगा, आगे इसको फ्लो करने के लिए जगह मिल जाएगी और ये आगे स्टिल मूव करता रहेगा, पानी कंज्यूम भी नहीं हुआ। तो इस तरीके से हमने काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एनर्जी चीप है। चीप किस तरह कि हमें पानी जो है वो परचेज़ करके उससे एनर्जी जनरेट नहीं करानी पड़ रही। एक दफ़ा हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया डैम और उससे में जितना पानी भी आता जाएगा वो उससे हम यूज़ करते जाएं तो हमारे लिए चीप है एज़ कम्पेयर टू अदर सोर्सेज कि जिनको हम परचेज़ करके उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं या न्यूक्लियर फ्यूल्स हैं। एनर्जी फ्रॉम वाटर पावर इज़ वेरी चीप। डैम्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट सूटेबल लोकेशंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये एक मेन चीज़ है कि डैम हर जगह पे नहीं बना देते, इसके लिए सूटेबल लोकेशन चाहिए होती है। ज़ाहिर बात है ऐसी जगह होगी कि जहाँ पे इसको पानी स्टोर कराने के लिए पीछे से कोई सोर्स मिले, वहाँ से पानी आ रहा हो। ऐसे ही किसी जहाँ पे पानी ना हो वहाँ पे ही जाके डैम तो नहीं बन सकता, हमें वहाँ तक पानी ले जाना पड़ेगा। तो हम डैम्स को ऐसी जगह पे बनाते हैं, सूटेबल प्लेस पे, जहाँ पे हमें पानी का सोर्स मिल जाए, हम उसको स्टोर करा दें, उसके पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ करा के उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करा दें और उसको आगे यूटिलाइज़ कर लें।
अब डैम्स जो हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराने के लिए नहीं यूज़ होंगे, बल्कि और भी इसके डिफरेंट पर्पसेस हैं। दे हेल्प टू कंट्रोल फ्लड्स। अगर हम एक दफ़ा डैम कंस्ट्रक्ट करा दें तो फ्लड कंट्रोल के लिए भी यूज़ होते हैं। अगर फ्लड आ गए, हमारे पास डैम्स हैं, हम उसमें पानी स्टोर करा सकते हैं, बजाय इसके कि पानी वो सारा ज़ाया हो जाए या बाकी पॉपुलेशन को जो है वो उसका नुकसान पहुँचे। हम डैम्स में पानी स्टोर करा दें, अगर हमारे सूटेबल प्लेसेस के ऊपर बने हुए हों, हमने वेज बनाए हुए हों कि अगर फ्लड की कोई सिचुएशन बनती है तो हम उसको स्टोर करा सकें। तो फ्लड कंट्रोल के लिए भी डैम्स यूज़ होते हैं बाय स्टोरिंग वाटर। द वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज़ यूज फॉर इरीगेशन एंड ऑल्सो जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी विदाउट क्रिएटिंग मच इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इसी स्टोर्ड वाटर को हम इरीगेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए भी, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी जनरेट कराने के लिए यही स्टोर वाटर हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? विदाउट क्रिएटिंग मच इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स इसके साथ ज़्यादा नहीं जनरेट होते। जैसे फॉसिल फ्यूल्स बर्न करने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो रही है और हार्मफुल गैसेज हैं। तो इस किस्म की बर्निंग यहाँ है ही नहीं। जब बर्निंग ही नहीं है, वो गैसेज जनरेट नहीं होंगी और हम कोई फ्यूल भी परचेज़ नहीं कर रहे, तो इकनॉमी के लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी ये काफ़ी एक अच्छा सोर्स है वाटर पावर से, अगर हम एनर्जी जनरेट करा दें, स्पेशली इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हमारा फर्स्ट रीन्यूएबल सोर्स है कि पानी हमारे पास आता जाएगा और उसको हम स्टोर करके उससे एनर्जी जनरेट कराते रहें। द नेक्स्ट रीन्यूएबल सोर्स इज़ एनर्जी फ्रॉम द सन। सन से जो हीट और लाइट एनर्जी आ रही है, इसको हम डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हैं। उस हीट एनर्जी को डायरेक्टली यूज़ करके आगे हीट एनर्जी भी ले सकते हैं कि हम हीटिंग के लिए सन की हीट एनर्जी यूज़ करें, और इनडायरेक्टली भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे सोलर पैनल्स लगा के हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराते हैं, वो भी सनलाइट ही यूज़ हो रही होती है। सोलर एनर्जी इज़ द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन एंड इज़ यूज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। डायरेक्टली किस तरह कि डायरेक्टली सन से हीट आ रही है, उसको हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, हीट ले रहे हैं या उसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इनडायरेक्टली भी ये है कि हम हीट एनर्जी जनरेट करा के उससे आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करा दें। तो किसी भी तरीके से हम इसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अब सनलाइट जो है वो डेली आ रही है, वो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं कर रही, तो उस आने वाली एनर्जी को हम सिर्फ यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो इस वजह से इसमें भी कोई ऐसी गैसेस नहीं प्रोड्यूस होंगी जो इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह होंगी। इस सन एनर्जी की इम्पोर्टेंस क्या है? द सन रेज आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ये हमारे लिए ज़रूरी भी हैं और ये डेली आ भी रही हैं। वी आर डिपेंडेंट ऑन द सन फॉर ऑल आवर फूड एंड फ्यूल्स। जितने हमारे फ्यूल्स हैं, जितनी हमारी फूड है, वो सन एनर्जी के साथ ही लिंक्ड है। सनलाइट उनको मिलेगी या सन से इनको हीट मिलेगी तो यहाँ से फूड प्रोड्यूस होगी या फ्यूल्स प्रोड्यूस होंगे। इफ़ वी फाइंड अ सूटेबल मेथड टू यूज़ अ फ्रैक्शन ऑफ द सोलर एनर्जी जो सन से एनर्जी आ रही है, अगर हम सूटेबल मेथड फाइंड आउट कर लें कि ये जो इतनी ज़्यादा सोलर एनर्जी आ रही है, इसकी थोड़ी सी अमाउंट भी अगर हम सही तरीके से यूज़ करने के काबिल हो जाएं जो अर्थ पे रीच कर रही है, देन इट वुड बी इनफ टू फुलफिल आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट। ये हमारी सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए इनफ है। हम इससे हीटिंग भी करा देंगे। मैन अभी ज़रूरत ही हमें किस चीज़ की होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही हमारे हाउसेज चल रहे हैं, हमारी इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, और इसके अलावा हीट एनर्जी की भी ज़रूरत है। हीटिंग भी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रही है, हाउसेज में यूज़ हो रही है। तो अगर यही दो एनर्जीज़ हमारे पास ना हो तो हमारी लाइफ किस टाइप की हो जाए। और यही अगर हमें ऐसे सोर्स से मिलना शुरू हो जाए कि जो चीप हो, रिन्यूएबल हो, एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना दे रहा हो, तो उससे काफ़ी सारे बेनिफिट्स हमें मिल जाएंगे। अब सन एनर्जी को दो वेज़ में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? फर्स्ट जो मेथड है सोलर हाउस हीटिंग है। हम अपने हाउसेज़ को सोलर एनर्जी से कैसे हीट कर सकते हैं? यानी कि जो हम नेचुरल गैस या एलपीजी गैस यूज़ करके या इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ करके अपने हाउसेज़ को हीट करते हैं, वाटर हीट करते हैं, तो हम डायरेक्टली सोलर एनर्जी को यूज़ करके भी ये हीटिंग कर सकते हैं। वो क्या मेथड है? द यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी इज़ नॉट न्यू। सोलर एनर्जी का यूज़ कोई नया नहीं है, लेकिन
इसका हमारे हाउसेज, ऑफिसेज और कमर्शियल इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए जो यूज़ है वो न्यू है। ज़ाहिरी बात है जिस टाइम पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं थी या हमारी ये फॉसिल फ्यूल्स इस तरीके से यूज़ नहीं हो रहे थे जिस तरीके से हम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो फिर भी थी। वो एनर्जी कहाँ से ली जा रही थी? वो डायरेक्टली सोलर एनर्जी ही यूज़ हो रही थी। लेकिन अब इसके वेज डिफरेंट हैं कि उनको यूज़ कैसे किया जा रहा है, वो वेज डिफरेंट हैं। Complete solar house systems are successfully used in areas with a minimum amount of sunshine in winter. सोलर हाउस हीटिंग का जो सिस्टम है वो ऐसे एरियाज़ में भी सक्सेसफुली यूज़ हो सकता है जहाँ पे विंटर में बहुत कम सूरज की जो शुआएं हैं या उसकी जो हीट है या जो भी उसकी अमाउंट कह दें वो बहुत कम भी आ रही हो, लेकिन अगर हम उसको प्रॉपर यूज़ कर लें, जो इसका मेथड है यूज़ करने का, उस तरीके से हम यूज़ करें तो हम विंटर में हाउस हीटिंग भी इजीली कर सकते हैं। अ हीटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ये जो हीटिंग सिस्टम है इसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, अ कलेक्टर, अ स्टोरेज डिवाइस एंड अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कलेक्टर जैसे वर्ड से ही शो हो रहा है कि ये सन एनर्जी को, उसकी रेज को कलेक्ट करेगा। अ स्टोरेज डिवाइस एक कोई ऐसी डिवाइस होगी जिसमें हम वो हीट एनर्जी स्टोर करा सकें। एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा जो उस हीट एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा हमारे हाउस में। मेन चीज़ क्या है, सन से जो रेज आ रही हैं वो इस कलेक्टर प्लेट के ऊपर पड़ती हैं, और इस कलेक्टर, ये ग्लास की एक प्लेट है। अ सोलर कलेक्टर मेड ऑफ ग्लास पैनल और ब्लैंक मेटल प्लेट्स। ब्लैंक मेटल प्लेट्स के ऊपर एक ग्लास प्लेट है। जब सन रेज इस ग्लास के ऊपर पड़ती हैं तो इसको क्रॉस करके अंदर चली जाती हैं। ग्लास की ये प्रॉपर्टी है कि ये लॉन्ग वेवलेंथ और शॉर्ट वेवलेंथ को कुछ को रोकती है और कुछ को जाने देती है, तो ये अपने अंदर हीट ट्रैप कर सकती है। इस ग्लास प्लेट को हम इसके ऊपर ले आएँ और इसको एक कंप्लीट बॉक्स बना दें, तो जो वेव, जो सन रेज, जो हीट एनर्जी कैरी करते हुए रेज यहाँ पे आ रही हैं, वो अंदर तो आ जाएंगी लेकिन वापस बाहर नहीं निकल सकेंगी। अब उसके बीच में हम ये एक पाइपिंग सिस्टम लगा देते हैं। एक पाइप है जो इस तरह जिग जैग में लगा हुआ है, ये पूरा एक ही पाइप चल रहा है। तो जब ये पाइप भी उसके अंदर है तो उन रेज़ की वजह से यहाँ पे जो रेज़ इकट्ठी हुई हुई हैं, उन रेज़ की वजह से ये पाइप हीट अप होगा, और इस पाइप के अंदर हम अगर पानी फ़्लो करा दें, कोई भी लिक्विड फ़्लो कराएं, तो वो लिक्विड या वो पानी जो है वो भी हीट अप हो जाएगा। उस हीटेड पानी को लेके हम किसी भी जगह पे डायरेक्टली ले जाएं, जो भी जहाँ पे हमने हीटिंग करानी है, या फिर हम उसको स्टोर कराने के लिए एक सिस्टम बना लें जिसको हमने स्टोरेज डिवाइस कहा है। यहाँ पे वो हॉट वाटर स्टोर कर लिया। अब एज़ पर यूज़ कि हमने हॉट वाटर लेना है तो डायरेक्टली हम हॉट वाटर ले लें, या फिर ये है कि हम ये हॉट वाटर इसको अपने हाउस के अंदर पाइप्स के थ्रू अपने रूम्स में ले जाएं और वहाँ से जस्ट वो पाइप्स हम पास करा दें। उन पाइप से हॉट वाटर जब गुजरेगा तो ज़ाहिर बात है कि वो हीट एक्सचेंज होगी। हॉट वाटर जा रहा है और एयर जो है वो रूम में ठंडी है, विंटर सीज़न है, तो एयर जो है वो हीट अप हो जाएगी। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट एनर्जी मूव करती है, ट्रांसफ़र होती है। तो एयर, कोल्ड एयर जो है वो हॉट वाटर से उन हॉट पाइप से हीट एनर्जी लेती जाएगी, ख़ुद एयर हीट अप हो जाएगी और पानी जो है वो ठंडा हो जाएगा। हम वापस उस पानी को इधर यहाँ पे ले आएँ जहाँ पे ऑलरेडी एक गर्म पानी है, उसके साथ टच करके उस गर्म पानी को वापस रूम में ले जाएं। तो यानी कि एक साइकिल बन जाएगा कि हॉट वाटर यहाँ से जाएगा रूम में, रूम को हीट करके वापस आ गया, यहाँ पे वो ठंडा हो चुका है। इधर आके वापस जब टच हुआ इस स्टोरेज डिवाइस में जो हीटेड है, तो वो वाटर यहाँ से निकलते हुए वापस हीट अप हो गया और फिर रूम में चला गया। इस तरीके से साइकिल चलता रहेगा, पानी ठंडा होकर इधर आएगा और इस स्टोरेज डिवाइस में जो हॉट वाटर है उसके साथ टच होते हुए वो गर्म होके रूम में चला जाएगा। ऐसे टाइम के साथ साथ हमारा रूम जो है वो गर्म हो जाएगा, हम उससे हीट एनर्जी गेन कर लेंगे। This figure shows a solar collector made of glass panel over blank metal plates. The plates absorb the sun's energy which heats a liquid flowing in the pipes at the back of the collector. इस कलेक्टर के बैक साइड पे जो पाइप्स हैं, जब सन रेज यहाँ पे आती हैं, वही जो चीज़ मैंने डिस्क्राइब की है कि जो ब्लैंक मेटल प्लेट्स हैं, ये
लाइट रेज को सन रेज को रिफ्लेक्ट करेंगी, रिफ्लेक्ट हो के भी वो रेज इन पाइप्स के ऊपर पड़ेंगी और ये पाइप्स जो हैं ये हीट अप होंगे और पानी जो है वो गर्म हो जाएगा। द हॉट वाटर कैन बी यूज फॉर कुकिंग, वॉशिंग एंड हीटिंग द बिल्डिंग। इस हॉट वाटर को हम कुकिंग और वॉशिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और बिल्डिंग्स को हीट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम बिल्डिंग में अपने रूम्स में पाइपिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट करा दें। सोलर एनर्जी के यूजेस क्या हैं? सोलर एनर्जी इज़ यूज इन सोलर कुकर्स। ये तो वो हीटिंग का मेथड था ना कि हमने सन रेज लिए डायरेक्टली और उससे हीटिंग कर ली है, लेकिन सोलर एनर्जी को हम और वेज में भी यूज़ कर सकते हैं। इज़ यूज इन सोलर कुकर। सोलर कुकर भी एक जैसे जो हमारा प्रेशर कुकर है, ये सोलर कुकर है, एक ऐसी ही मेटल डिश प्लेट है जिस पे सन रेज़ कलेक्ट की जाती हैं और उन तमाम रेज़ को एक पॉइंट पे फोकस करा दिया जाता है। उस पॉइंट के ऊपर सारी की सारी हीट मिल जाती है और उस पॉइंट पे हम कुकर को रख देते हैं तो वो इतनी एक हीट एनर्जी मिल जाती है कि उस कुकर के अंदर बॉइलिंग हो जाती है और कुकिंग हो सकती है इजीली। सोलर डिस्टिलेशन प्लांट, सोलर पावर प्लांट, सोलर एनर्जी को हम इन डिफरेंट वेज में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है, हम सोलर एनर्जी को यूज़ करने लगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराने के लिए। उसके लिए हमें सोलर सेल्स चाहिए होते हैं। सोलर एनर्जी कैन आल्सो बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी बाय सोलर सेल। सोलर सेल क्या है? अ सोलर सेल आल्सो कॉल्ड फोटो सेल। फोटो मीन्स लाइट, ऐसा सेल जो लाइट पे चल रहा होगा, यानी कि लाइट रेज को लेगा, लाइट एनर्जी को लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सोलर सेल ऐसे है। अ सोलर सेल आल्सो कॉल्ड फोटो सेल इज मेड फ्रॉम सिलिकॉन वेफर्स। ये सेल सिलिकॉन वेफर्स से बनता है। व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन अ सोलर सेल इट कन्वर्ट्स द लाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस सोलर सेल पे जैसे ये सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, इनके अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं। जब सन लाइट उन सेल्स के ऊपर पड़ती है तो वो सेल्स लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं। सोलर सेल्स कहाँ पे यूज़ होते हैं? सोलर सेल्स आर यूज इन कैलकुलेटर्स, वॉचेज एंड टॉयज। अक्सर मोस्टली सारे कैलकुलेटर्स में हमें टॉप पे एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप नज़र आ रही होती है, वो सोलर सेल ही होता है। वो डिपेंड करता है कि वो वर्किंग कर रहा है या नहीं, लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी का कोई पेटेंट कंपनी का है तो वो सोलर सेल वर्किंग में होता है और लाइट रेज अगर उसको मिल रही हों तो वो सेल यूज़ नहीं कर रहा होता डायरेक्टली। जो एक बैटरी उसके अंदर डली हुई है वो उस बैटरी को यूज़ नहीं करता, बल्कि लाइट रेज को यूज़ करते हुए हमें कैलकुलेटर जो है वो रन करा देते हैं। ऐसे ही वॉचेज़ में भी सोलर सेल होता है और कुछ टॉयज़ में भी होता है। अगर हम ये तो एक छोटा यूज़ था, थोड़ी रिक्वायरमेंट थी पावर की, इलेक्ट्रिकल पावर की, तो हमने वहाँ पे सेल्स लगा दिए। लेकिन अगर हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो, जैसे हमें एक हाउस रन कराना है या कोई व्हीकल रन करानी है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सोलर लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल्स आर वायर्ड टुगेदर टू फॉर्म सोलर पैनल। वहाँ पे काफ़ी सारे सेल्स को हम इकट्ठा वायर कर देते हैं और एक पैनल बना देते हैं जिसको हम कहते हैं सोलर पैनल। इट मीन्स सोलर पैनल्स कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल्स। ये सोलर पैनल्स कहाँ पे यूज़ होते हैं? कैन प्रोवाइड पावर टू टेलीफोन बूथ्स, लाइट हाउसेज एंड साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स। टेलीफोन बूथ्स पे भी अक्सर हमें ये सोलर पैनल्स मिलते हैं। लाइट हाउसेज जो समुंदर में लाइट हाउस होते हैं जो डायरेक्शन के लिए यूज़ होते थे पहले भी, तो वहाँ पे कोई कहीं दूर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेके जाई जाती, बल्कि उसी जगह पे सोलर सेल लगा दिए जाते हैं, सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं ताकि डायरेक्टली उधर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा दी जाए और लाइट हाउस में लाइट हम वहाँ पे ग्लो करा सकें। एंड साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स। सोलर पावर्स आर आल्सो यूज टू पावर सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स को पावर कहाँ से मिल रही है? वो भी कोई वायर तो उनके साथ अटैच नहीं है, ना ही बार बार हम उसमें फ्यूल फिल कर रहे हैं। तो अक्सर सैटेलाइट्स ऐसी हैं जो जिनके ऊपर सोलर पैनल्स अटैच हैं और वो सन से लाइट लेके उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा के जितने भी वहाँ पे फंक्शंस चल रहे हैं वो सोलर एनर्जी पे ही डिपेंडेंट हैं। सोलर एनर्जी का फ्यूचर क्या है? हमने रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल का या फॉसिल फ्यूल्स का फ्यूचर देखा है कि वो इंतहाई डार्क है और एनर्जी क्राइसिस आने के चांसेस हैं अगर हम इसी तरीके से यूज़ करते रहे। लेकिन सोलर एनर्जी का फ्यूचर क्या है? सेवरल अदर मेथड्स टू ट्रैप सन रेज आर अंडर वे। ये पैनल ऑल्दो बन चुके हैं, लेकिन अभी भी रिसर्च हो रही है कि हम ऐसे पैनल्स बनाएं कि थोड़ी सी जगह पे हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए। अभी इसकी लिमिटेशन क्या है कि काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ता है
ये इतने एफिशिएंट नहीं होते, लेकिन हमारा काम जो है वो तो हो रहा है कि विदाउट फ्यूल परचेज किए हमारी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। तो रिसर्च हो रही है और टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है कि हम इन पैनल्स को, जैसे अगर पहले इतनी सी जगह से हमें कोई कह लें 1 kV का अगर 1 किलोवाट या 1000 वाट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल सकती है, पहले अगर मिल सकती थी, तो अब इतनी रिसर्च हो चुकी है कि अब वो 1200-1500 वाट की एनर्जी हमें मिल जाए। तो ऐसे रिसर्च हो रही है कि हम ज़्यादा जगह का कवर करने के बजाय थोड़ी जगह पे भी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी अचीव कर सकें। इफ़ साइंटिस्ट कुड फाइंड एन एफिशिएंट एंड इनएक्सपेंसिव मेथड टू यूज़ सोलर एनर्जी। दूसरा ये है कि इनको परचेज करना एक्सपेंसिव है, इनकी वन टाइम कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से इनका यूज़ कम है। अगर कोई इसके ऊपर कॉस्ट ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ज़्यादा, इसी वजह से महंगे भी हैं। अगर ऐसा कोई हमें मेथड मिल जाए कि ये इनएक्सपेंसिव हों, चीप हों, देन द पीपल वुड गेट क्लीन लिमिटलेस एनर्जी। एक तो क्लीन एनर्जी मिलेगी, कोई बर्निंग नहीं हो रही। लिमिटलेस क्यों है? क्योंकि सन से लाइट रेज आ रही हैं और वो कन्वर्ट होती जा रही हैं, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। एज लॉन्ग एज द सन कंटिन्यूज टू शाइन, जितनी देर तक सन जो है वो शाइन करता रहेगा उस वक्त तक हमें ये लाइट एनर्जी मिलती रहेगी। एक्सरसाइज में इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6.9। 6.9 is which form of energy is most preferred and why? कौन सी एनर्जी बहुत प्रेफर की जाती है और क्या रीज़न है? सोलर एनर्जी इज़ मोस्ट प्रेफर्ड बिकॉज इट इज़ अ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स। एक तो पहले ये लाइन लिखने, सोलर एनर्जी इज़ मोस्ट प्रेफर्ड, उससे आगे डिटेल हमारी ये कंप्लीट पैराग्राफ है जिसको हम यहाँ पे इम्पोर्टेंस उसके लिख देंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ सोलर एनर्जी एंड द फ्यूचर ऑफ सोलर एनर्जी। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन भी इस टॉपिक से आ सकते हैं, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है नैम 6 रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। हम और भी एनर्जी सोर्सेज अभी डिस्कस करेंगे, हम नैम्स लिखें उनके एंड डिस्कस इन डिटेल हाउ सोलर एनर्जी कैन बी यूटिलाइज फॉर डायरेक्ट हीटिंग एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। और ये डिटेल में बताएं कि सोलर एनर्जी को हम डायरेक्ट हीटिंग के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उसके आंसर में हमारा सोलर हाउस हीटिंग आएगा, जिसमें ये फिगर के साथ ये डिटेल आ जाएगी। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराने के लिए सोलर सेल्स वाली जो डिस्कशन है विद दीज हेडिंग्स, ये हम इसमें लिख सकते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इससे पहले आ चुका है, राइट नेम्स ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ सोलर हाउस हीटिंग। सोलर हाउस हीटिंग के हमने 3 नेम्स बताने हैं कि उसके सोलर हाउस हीटिंग के लिए जो कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं वो 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। दैट इज़ अ कलेक्टर, अ स्टोरेज डिवाइस एंड अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम।